भारत सरकार विदेशों से लौटने के लिए स्वदेश पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, भारत देश के फुल फॉर्म की बात करें, वर्ल्ड डेटाबेस एंड सपोर्ट। ठीक है, एस से होता है इसके होता है वर्कर्स, ए से होता है अराइवल, डी होता है डेटाबेस, ई से एम्प्लॉयमेंट और एस से होता है सपोर्ट। तो एम्प्लॉयमेंट से पहले 4 भी लगेगा तो हो जाएगा स्किल्ड वर्कर्स अराइव एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, देखिए बात करें इस पहल का उद्देश्य विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के डेटाबेस को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के डेटाबेस को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर तैयार करना है। उसके बाद डेटाबेस का उपयोग विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा, मतलब उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, वापस आने वाले भारतीयों की संख्या अधिकतर यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात मतलब है इसका यूएई का, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत और कतर से है। ठीक है, अगर बात करें तो लौटने वाले इन व्यक्तियों को मुख्य रूप से मोटर वाहन, तेल और गैस, टूरिज्म और विमानन, आईटी, ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आतिथ्य और आईटी में नियोजित किया जाएगा, मतलब इन सेक्टर्स में उनको काम दिया जाएगा। ठीक है, अगर स्वदेश पहल का संचालन नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्वदेश पहल का जो संचालन है वो नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत लौटने वाले नागरिकों को फॉर्म भरने होंगे। ठीक है, फॉर्म भरना होगा दोस्तों सभी को, और फॉर्म में नौकरी के शीर्षक, कार्य क्षेत्र, अनुभव के वर्षों आदि के विवरण शामिल हैं। ठीक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य विदेशों से लौट रहे भारतीयों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य, अगर वंदे भारत मिशन की बात करें तो वंदे भारत मिशन का उद्देश्य दुनिया भर से भारतीयों को वापस लाना है। ठीक है, इस मिशन के तहत गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें सिंगापुर, अमेरिका और लंदन से लोगों को लाएगी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में यह मिशन खाड़ी देशों से लगभग 80,000 भारतीयों को लाने के लिए काम कर रहा है। अगली खबर की बात करें तो भारत सरकार ने आयात में कटौती करने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3 जून 2020 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 10 क्षेत्रों की पहचान की जहां आयात में कटौती की जानी है। ठीक है, इसमें जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, गहने, मोबाइल, रत्न, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आदि शामिल हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आदि लिखा हुआ है। और भारत सरकार ने हाल ही में जूते, फर्नीचर और एयर कंडीशनर में आत्मनिर्भर बनने के लिए निर्धारित लक्ष्य को बदल दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत ने 10 अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी योजना तैयार की है। सरकार ने इन 10 क्षेत्रों को विशेष रूप से चुना है क्योंकि भारत को इन क्षेत्रों में प्राकृतिक लाभ है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रोत्साहन इन क्षेत्रों को देश की ताकत बनाने में सक्षम है। ठीक है, सरकार ने घरेलू स्तर पर बने उत्पादों की गुणवत्ता को लक्षित करने के लिए आयात में कटौती का निर्णय लिया है। ठीक है, साथ ही भारत गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत की आयात की बात करें तो भारत ने वर्ष 2019-20 में 467.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल का आयात किया था। इसमें से आयात का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे इतने पैसे चले गए। ठीक है, नहीं, आयात किया यानी हमने चीज़ों को मंगाया, इसका मतलब हमने पैसे दिए, और अगर निर्यात करते तो पैसे हम बाहर से लाते, अपना माल बाहर भेजते। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है किसी किसी को, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आयात का मतलब होता है माल भेजना और निर्यात का मतलब होता है माल मंगाना। ठीक है, इंपोर्ट मतलब माल लाना और एक्सपोर्ट मतलब माल भेजना। ठीक है, इसमें से चमड़े के उत्पादों की मात्रा 1.1 बिलियन डॉलर, 37.7 बिलियन डॉलर की मशीनरी और 4.2 बिलियन डॉलर के मशीन टूल का आयात था। ठीक है, देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो इसके तहत आयातों को कम करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये कदम कुछ समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, जैसे हैं भारत आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण पर वापस जा सकता है, व्यापार विकृति, विश्व व्यापार संगठन के आयात शुल्क की निर्धारित सीमा को पार किया जा सकता है। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण, इसकी आलोचना निम्नलिखित कारणों के लिए की जाती है। ठीक है, केवल उपभोक्ता वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाता है इस तरीके से, और रोजगार वृद्धि दर धीमी होती है, उत्पादकता वृद्धि न्यूनतम होती है और आंतरिक प्रवास में वृद्धि होती है। ठीक है, अब अगले न्यूज़ की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, 2 जून 2020 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत सरकार ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए संपत्ति बनाई है, एसेट्स बनाई है दोस्तों। इसके अलावा मनरेगा के तहत कृषि की मदद के लिए व्यक्तिगत संपत्ति बनाई गई है। कोविड-19 के दौरान मनरेगा को सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई थी। ठीक है, भारत सरकार ने लगभग 61,500 रुपये आवंटित किए हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई थी।
केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा की निगरानी और मूल्यांकन करती है। यह योजना के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार को सलाह भी देती है। यह अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद मनरेगा की निगरानी और मूल्यांकन करती है। यह योजना के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार को सलाह भी देती है, यानी केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की बात हो रही है। यह अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करती है। अधिनियम इस परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार अनिवार्य रूप से बैठक करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें तो CEGC का नेतृत्व ग्रामीण विकास मंत्री करते हैं। इसमें आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों सदस्य शामिल होते हैं। यह बैठक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा की धारा 10 के तहत आयोजित की गई थी। अधिनियम के तहत 261 अनुमेय कार्य हैं। इनमें से 164 कार्य कृषि और संबंध गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगले न्यूज़ की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। साथ ही यह पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों। देखिए, इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने वायु अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक प्रबंधन के क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौते के बारे में बात करें तो 2013 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संचालित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भूटान के राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों दोनों देशों ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपना सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। अगली खबर की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा दोस्तों। ठीक है, 4 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई PM स्कॉट मॉरिसन के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन मतलब वर्चुअल मीटिंग जो होता है में हिस्सा लिए थे। ठीक है, यह भारत द्वारा आयोजित होने वाला पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है दोस्तों। अभी ऑस्ट्रेलिया NSG में शामिल होने के लिए भारत का पूरा सहयोग कर रहा है दोस्तों, वो हमारा बहुत ही साथ दे रहा है, तो इसके लिए हम उसके ऋणी हैं। देखिए, दोनों नेता को भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पर एक व्यापक रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। प्रमुख समझौता सैन्य रसद सुविधाओं के आपसी बंटवारे से संबंधित है। यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सेनाओं के संचालन की बैंडविड्थ को बढ़ाने में मदद करेगा। दोनों नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कोविड-19 संकट, साइबर सुरक्षा, समुद्री मुद्दों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता यह भी साझा करेंगे कि उनके संबंधित देश कोविड-19 महामारी से कैसे निपट रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सिंगापुर के साथ पहले भी इसी तरह का शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया था दोस्तों। इस अभ्यास को ऑस इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए ऑस इंडेक्स का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ऑस इंडेक्स में ऑस का मतलब तो ऑस्ट्रेलिया है और IND का मतलब इंडिया है और EX का मतलब एक्सरसाइज है। इसके अलावा दोनों देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करते हैं जिसे ऑस्ट्रा हिंद कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रा का मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब हिंदुस्तान है। ठीक है दोस्तों। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर अस्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों। देखिए, गैर अस्थायी सदस्य का मतलब है कि टोटल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 तो अस्थायी होते हैं जिनके पास वीटो पावर भी होता है। ठीक है, और जो 10 अस्थायी जो उसके सदस्य होते हैं उसी में से एक भारत बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, गैर अस्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के UNSC में सदस्य बनने के लिए समर्थन किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो कैबिनेट की मंजूरी हो गई है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम जो है बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। ठीक है, देखिए 3 जून 2020 को PM मोदी की जो अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने का समर्थन किया है। ठीक है दोस्तों। बंदरगाह का नाम बदलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जनवरी 2020 को की थी। अक्टूबर 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी है और NH 44 पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब NH 44 जो है हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और इससे पहले जो है NH 7 हुआ करता था हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। देखिए, यह द्विदिशात्मक है, यानी द्विदिशात्मक मतलब 2 दिशा की बात हो रही है यहाँ पे, और श्रीनगर और जम्मू के बीच 30 किलोमीटर की दूरी को कम करती है। इससे यात्रा का समय 2 घंटे कम हो जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनेता, शिक्षाविद व बैरिस्टर थे। अगर उनकी बात करें तो उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे।
जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू से मतभेद होने के कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए थे। 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिससे बाद में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। ठीक है दोस्तों, गौरतलब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसके विरोध में डॉक्टर मुखर्जी 1953 में कश्मीर गए और भूख हड़ताल भी की थी वहाँ पे। उनका निधन 23 जून 1953 में जम्मू कश्मीर में हिंसा में रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो DPIIT ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने ठीक है दोस्तों, हाल ही में मेक इन इंडिया पहल को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित किया है। आदेश के अनुसार DPIIT ने वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी सामग्री की न्यूनतम 60% खरीद वर्ष 2021 से 23 के लिए 70% और वर्ष 2023 से 25 के लिए 80% निर्धारित की है दोस्तों। यह रसायन और पेट्रोकेमिकल पर लागू होता है। DPIIT ने 55 रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की पहचान की है जो 5 लाख रुपए से अधिक की खरीद के लिए बोली लगाने के योग्य है। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने 20,000 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है दोस्तों। आवंटित किए गए फंड का उपयोग MSME, कृषि, मनरेगा, मत्स्य पालन, स्ट्रीट वेंडर, डेयरी क्षेत्र आदि में किया जा रहा है। यह फंड देश की GDP का 10% है। 10% योगदान संयुक्त राष्ट्र में कई देशों और सदस्यों की बैठक द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसकी बात की गई थी। अगली बात करें तो मेक इन इंडिया की बात करेंगे। रक्षा मंत्रालय आयुध निर्माणी बोर्ड को 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑर्डर दिया है। ठीक है दोस्तों, 2 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय ने OFB आयुध निर्माणी बोर्ड, ठीक है दोस्तों, 156 BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का ऑर्डर दिया। यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तेलंगाना के मेडक में स्थित आयुध कारखाने द्वारा 1094 करोड़ रुपए की लागत से ICV का निर्माण किया जाएगा। ICV का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। इन ICV के निर्माण से मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियनों की मौजूदा कमी को कम किया जाएगा और सेना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर मेक इन इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार है: स्वदेशी रूप से उत्पादित वस्तुओं को बढ़ाना, नए औद्योगिकरण के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करना, चीन को पछाड़कर भारत में पहले से मौजूद उद्योगों को विकसित करना, 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना है। ठीक है दोस्तों, निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना, 2022 तक भारत के GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कृपया करके हमारा जो चैनल है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का टाइम देख के आप हमारे चैनल को डेली वॉच करें ताकि आप डे टू डे का जो नया न्यूज़ होता है, जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित होता है न्यूज़, जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए आप अपडेट रहें और अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएं, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे अगली न्यूज़ की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान हितैषी आवश्यक वस्तु अधिनियम को मंजूरी दी। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन किए हैं। संशोधन के तहत किसानों के लिए नियामक वातावरण को उदार बनाया गया है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 पर किसान समझौता, इस अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया गया है। यह अध्यादेश किसानों को एग्रीगेटर, प्रोसेसर, निर्यातक और बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जुड़ने की अनुमति देगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के तहत कृषि उत्पादों जैसे दाल, अनाज, प्याज, ऑयल सीड और आलू को डीरेगुलेट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषणा की थी कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा जो किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कानून किसानों को केवल कृषि उपज मंडी समिति की मंडियों में लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है उसका आंसर। ठीक है, हमारे देश का कानून मंत्री कौन है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ें तो G7 शिखर सम्मेलन स्थगित हो गया है। G10 या G11 तक विस्तारित किया जा सकता है G7 को। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका सितंबर 2020 तक G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप G7 समूह को G10 या G11 तक विस्तारित करने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि अमेरिका का विदेश मंत्री कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, अगली बात करें तो 2 जून 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेलीफोनिक बातचीत के माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय PM मोदी को आमंत्रित किया था। दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन
भारत के हालिया स्टैंड ऑफ पर चर्चा की। G7 7 देशों अर्थात फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन का एक समूह है। दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखना है कि G7 में जो है भारत जो है, अपना देश जो है भारत, वो सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि भारत जो है वो G7 का सदस्य है या नहीं है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, समूह का एक निश्चित मुख्यालय या एक औपचारिक संविधान नहीं है G7 का। ठीक है, शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिया जाता है वो गैर बाध्यकारी होता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। राष्ट्रपति ट्रंप 3 अन्य राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत और दक्षिण कोरिया को शामिल करके G7 समूह का विस्तार करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4 राज्यों की बात हुई है ना, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत और दक्षिण अमेरिका, नहीं दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों, देखिए G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था दोस्तों। ठीक है, मतलब अनऑफिशियल, अनौपचारिक। ठीक है, इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। अब दोस्तों मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो PM है वो कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के उत्तर देना है। ठीक है, अगली बात करें तो कनाडा 1976 में G7 में शामिल हुआ और यूरोपीय संघ 1977 से G7 की बैठक में भाग लेने लगा। ठीक है दोस्तों, 1997 में रूस G7 में शामिल हुआ था। में रूस G7 में शामिल हुआ। शुरू में G7 को G8 कहा जाता था। 2014 में रूस को निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। ठीक है दोस्तों, G7 एक बड़ा समूह है जो इसमें G7 के सभी सदस्य शामिल हैं। G20 एक बड़ा समूह है। यहाँ पे अगर G20 की बात करें हम तो G20 एक बड़ा समूह है, इसमें G7 के सभी सदस्य शामिल है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ कि भारत भी G20 का सदस्य है, G20 देशों का सदस्य ऑलरेडी बना हुआ है। G20 का गठन 1999 में वैश्विक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए और अधिक देशों को लाने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था। G20 में 80% वैश्विक अर्थव्यवस्था शामिल है। ठीक है दोस्तों, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार अनवर सागर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80 से 90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना और जैकी श्रॉफ की सपने साजन के और अक्षय कुमार की हिट फिल्में खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनारी के लिए गाने लिखे हैं। हालांकि अक्षय कुमार की फिल्म का गाना वादा रहा सनम आज भी लोगों की ज़ुबान पर रहता है। इस गाने में अक्षय कुमार और आयशा जुल्का की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। इसके अलावा सागर ने याराना, सलामी, गले लग जा और विजय पथ जैसी कई फिल्मों में गाने लिखे। उन्होंने नदीम श्रवण, राजेश रोशन, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे मशहूर म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ काम किया था दोस्तों। उदय कोटक, अगली खबर की बात करें दोस्तों। अगली खबर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कृपया करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अप टू डेट रहें करंट अफेयर्स से। ठीक है, और हम यहाँ पे डिटेल में करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी बातें होती हैं वो डिटेल में डेली बात करेंगे। ठीक है, देखिए उदय कोटक, अगला न्यूज़ जो की बात करें तो उदय कोटक बने हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा CEO उदय कोटक को अब साल 2020 से 21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। उनके पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब MD और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। ठीक है दोस्तों, बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों। कोटक 2 दशकों से CII से जुड़े हैं और उद्योग मंडल को अपनी सेवाएं देते रहे हैं। उदय कोटक कोरोना काल में सिर्फ 1 रुपये की सैलरी लेने का घोषणा किया था। वही उदय कोटक कोरोना काल में सिर्फ 1 रुपये की सैलरी लेने का घोषणा किया था दोस्तों उन्होंने। देखिए दोस्तों, वीरेंद्र नाथ दत्त ने NFL, ठीक है दोस्तों, NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें दोस्तों तो ने हाल ही में कहा कि वीरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है दोस्तों, वीरेंद्र नाथ दत्त की बात हो रही है यहाँ पे, को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों। वीरेंद्र नाथ दत्त जो हैं वो कंपनी में निदेशक मतलब डायरेक्टर विपणन के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का लगभग 35 साल से अधिक का अनुभव है दोस्तों। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे।
वे वहां कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त ने साल 1995 में गेल इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ONGC में भी 10 साल तक कार्य किया है दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय बिजली मंत्री ने बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है दोस्तों। केंद्रीय बिजली एवं RK सिंह ने 3 जून 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया। इसने भारतीय बिजली बाजार को विश्व में कुछ बिजली बाजारों के लीग में स्थापित कर दिया है जिनके पास रियल टाइम मार्केट है। रियल टाइम मार्केट लागू किए जाने से वास्तविक समय संतुलन उपलब्ध कराने के लिए बाजार में अपेक्षित लचीलापन आएगा, जबकि प्रणाली में उपलब्ध अधिशेष क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा दोस्तों। रियल टाइम मार्केट एक दिन में प्रत्येक 30 मिनट के लिए होगा, जो कि समान मूल्य के साथ दोहरी पक्ष वाली नीलामी पर आधारित होगा। गेट क्लोजर की अवधारणा बाजार प्रचालन के घंटों के दौरान अनुसूचियों में वांछित दृढ़ता लाने के लिए लागू की गई है दोस्तों। वांछित दृढ़ता लाने के लिए लागू की गई है दोस्तों। क्रेताओं और विक्रेताओं को प्रत्येक 15 मिनट के टाइम ब्लॉक हेतु खरीद बिक्री बोलियों को प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। प्रस्तावित रियल टाइम मार्केट डिस्कॉम के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बाजार में पहुंच के लिए एक वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।